सकता है अपना जाके। हाँ, तो सबसे बड़ी चीज क्या आती है। हाँ, तो एक पेन और कॉपी लेके प्लीज बैठ जाइए और अपना वीडियो ऑन कर लीजिए पहले तो, है ना, जिससे हम लोग देख सकें कौन कौन कंसंट्रेट है। बिल्कुल स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग स्टार्ट। याद पड़ जाएगा। हाँ सिद्धार्थ सर अपना माइक ऑन कर लो। औषध घातलंय त्यामुळे डोळ्याला ठीक. चला होता है ना, तो हाँ, सॉरी थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था। हाँ, तो देखो सिंपल सी बात है, हम लोग ने स्टॉक मार्केट में बाय करा, सेल करा, हम लोग को इतना पता है कि भाई ज्यादा आया तो सेल कर दिया। अब ये है क्या, मार्केट का पूरा फंडा क्या है, हम लोग खरीदते कैसे हैं, बेचते कैसे हैं बाजार में, है ना, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ही वो आता है, और हम लोग को वो कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत है। ठीक है, तो पहले तो जिसका डीमेट अकाउंट नहीं खुला है वो डीमेट अकाउंट के बारे में तो हम लोग बाद में बात कर लेंगे, लेकिन पहले बेसिक जानते हैं। किसी को पता है भाई 1992 का स्कैम क्या था, किसी को पता है? हाँ, तो सबको, अरे कुछ लोगों को पता है, सुनाई नहीं दे रहा है, वास्तव में सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हेलो, सुनाई नहीं दे रहा है कि सुनाई दे रहा है, पहले ये बता दो आप लोग यार। आ रहा है, आवाज आ रहा है। ठीक ठीक ठीक, चलो देखो, बेसिकली भाई जिसको सुनाई नहीं दे रहा है, हो सकता है कि आपका नेट का इशू हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1992 का स्कैम सब जानते हैं कि भाई क्या हुआ था, हर्षद मेहता ने किया था स्कैम। उसके बाद से भाई जब से आप लोग ने वेब सीरीज देखी होगा तो क्रेज तो बड़ा ही होगा मार्केट के बारे में जानने में कि है क्या यार, बंदा 4 साल में कहाँ से कहाँ पहुंच गया, है ना। स्कैम क्या था, वो सब क्या था, हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो स्कैम भी था कि क्या था, है ना, वो सब हम आपको बताएंगे, लेकिन धीरे धीरे करके। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपने सुना है हर्षद मेहता स्कैम के बारे में, अगर नहीं सुना तो हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, बेसिकली स्टॉक मार्केट क्या है, यहाँ पे भी आप सामान खरीदते हो और बेचते हो, ठीक है, खरीदोगे और उसको ज्यादा दाम में बेचोगे, सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा है। कहाँ खरीदना है कहाँ बेचना है वो अभी आपको नहीं पता है, तो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लियर करते हैं, है ना। तो देखो, कभी आपने लाइफ में, ऑब्वियस सी बात है, सब्जी खरीदने तो गए होगे, है ना, बहुत कॉमन एग्जांपल जो मैं सबको समझाता हूँ, है ना। तो आप कभी भी सब्जी मंडी गए होगे सब्जी खरीदने, तो आपके यहाँ, आप घर के पास दो दो सब्जी मंडी है, एक थोड़ा सा दूर है और एक पास है ना। अब पास वाले में आपका रेट चल रहा है, मतलब प्याज का 20 रुपए किलो, आप वहां लेने गए, है ना। तो और फिर इसके बाद आपकी दूसरी सब्जी मंडी में रेट चल रहा है 15 रुपए किलो, तो आप 15 रुपए किलो वाले के यहाँ से लोगे, ऑब्वियस सी बात है आप वहां जाओगे उससे लोगे सब्जी में, ठीक है। ऐसे ही हमारे जो स्टॉक के लिए है ना, जहां पे हम लोग स्टॉक बाय करते हैं, उनके लिए दो मार्केट है, एक एनएसई है और एक बीएसई है, ठीक है।
ये चीज नोट कर लो, बहुत बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अभी हम लोग केवल एनएससी और बीएससी के बारे में डिस्कस करें, बहुत सारी मार्केट और भी है ना। तो ये चीज आप लोग कि हम लोग को जो स्टार्टिंग में जो सीखनी है वो पहले सीखना है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो होती है एनएसई, इस चीज को नोट कर लीजिए आप। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो होती है बीएसई, ठीक है। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज चलता कैसे है, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज टॉप 50 शेयर्स जो लिस्टेड है इंडिया के, टॉप बड़ी बड़ी कंपनी है ना, ये उससे चल रहा है। और बीएसई का जो इंडेक्स होता है उसको हम लोग कहते हैं सेंसेक्स, ठीक है। सेंसेक्स टॉप 30 कंपनीज से चल रहा है। हम लोग को जो शेयर खरीदने का ऑप्शन आता है, जैसे आपने रिलायंस का शेयर खरीदा, उसमें दो जगह आएगा, या तो फिर आप एनएससी में बाय करो या तो फिर आप बीएससी में बाय करो, दोनों में रेट पे थोड़ा बहुत फर्क आएगा। तो बेसिकली हम लोग बाय करते हैं डिलीवरी बीएससी में ज्यादा, ठीक है। ऐसा करते हैं, लेकिन एनएससी में इतना कोई ज्यादा नहीं हो, मार्जिन आ जाता है थोड़ा बहुत, है ना। तो जो हम लोग को शेयर बाय और सेल करना है, वो उसके लिए हमारे पास दो मार्केट है केवल, एक तो एनएससी है और एक तो बीएससी है। हम लोग को काम केवल इसी में करना है, क्योंकि हम लोग लॉन्ग टर्म करने वाले हैं, हम लोग डिलीवरी सीखने वाले हैं कि हम लोग डिलीवरी कैसे उठाते हैं, ठीक है। तो आपको एनएससी और बीएससी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना, कि हम लोग को कहाँ से शेयर बाय करने और किसमें सेल करने हैं। एक बार हैंड रेस कर दो अपना और चैट लिख दो प्लीज। नहीं क्लियर हो तो प्लीज अपना डाउट क्लियर कर लेना। क्लियर हो गया टोटली? हाँ, तो देखो इंडिया में चार टाइप की मार्केट है। पहला है कैपिटल मार्केट, ठीक है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके बाद आता है डेरिवेटिव मार्केट, फिर आता है कमोडिटी मार्केट, फिर आता है करेंसी मार्केट। केवल इंडिया में इन चार मार्केट के अंदर ट्रेड और ऑप्शन इंट्राडे ये सब होता है, ठीक है। जो इसका सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है और सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है कैपिटल मार्केट, जिसके बाद जो मैं इलेबोरेट अभी करने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहला मार्केट जिसपे कोई भी स्टार्टर बंदा होता है वो ट्रेड करना या डिलीवरी या फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू चालू करता है, ठीक है, अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। क्योंकि मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, अगर आप बिना कैपिटल मार्केट करे डेरिवेटिव मार्केट में गए या कम्युनिटी मार्केट में गए, तो मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, लॉस लेने से कोई नहीं बचा सकता, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि कैपिटल मार्केट जब तक आपको नहीं पता होगा कि कैपिटल मार्केट होता क्या है, तब तक आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि डेरिवेटिव मार्केट वर्क कैसे कर रहा है। डेरिवेटिव मार्केट में बेसिकली लोग इंट्राडे करते हैं, ऑप्शन करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग टोटली करेंगे कि कैपिटल मार्केट है क्या। तो पहले तो एक टर्म नोट कर लो कि बीएसई सबसे पहला जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज खुला था इंडिया में, वो खुला था बीएसई, और वो खुला था 1875 में, ठीक है। जब हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट चालू हुआ था 1875 में, ये चीज आप लोग नोट कर लो, ठीक है। क्योंकि देखो ये कभी कभार कॉमन चीजें होती है कि आप जब ट्रेडिंग कर रहे हो तो कुछ भी कर रहे हो तो कोई अच्छा बंदा मिलता है तो बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है, भाई तुमको इतना नहीं पता और तुम भाई ये सब करो। आई नो कि भाई बहुत बड़े बड़े ट्रेडर इनसे मतलब नहीं रखते, लेकिन हम लोग फुल कॉन्सेप्ट के साथ काम कर रहे हैं तो हम लोग को ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। एक एक चीज की भाई क्या कब चालू हुआ था, क्या कब चालू नहीं हुआ था, सबसे बड़ी चीज। इसके बाद देखो बीएससी चालू होने के बाद हम लोग का ट्रेड होता गया, सब लोग अच्छा खासा ट्रेड कर रहे थे, इंट्राडे बीएससी के अंदर कर रहे थे, डे ट्रेडिंग कर रहे थे, कुछ भी बोलो, लॉन्ग डिलीवरी कर रहे थे, अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे थे। अब नोट करने वाली बात है एनएसई क्यों आया, एनएसई के आने की वजह क्या थी, ठीक है। एनएसई और सीबी के आने की वजह क्या थी, सीबी सबसे बड़ी चीज, सीबी के बिना तो स्टॉक मार्केट चल ही नहीं सकता इंडिया के अंदर, इतना आप याद रखना। देखो 1992 में जब हर्षद मेहता ने स्कैम किया था, ठीक है, तो जो ग्लोबल मार्केट है ना, वहां पे इंडिया का थू थू हो गया था। भाई ये सब चीजें जो मार्केट में कितने पैसे से एंटर ले सकते हैं, भाई ये सब चीजें देखो, आप कौन से मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो वो इंपॉर्टेंट। अभी हम लोग उस कॉन्सेप्ट के ऊपर नहीं पढ़ रहे, तो अभी इतना आगे नहीं भागेंगे, ठीक, कितने पैसे लेने चाहिए। अभी हम लोग धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं आराम आराम से। एनएससी क्यों आया, हम लोग ये बात 1992 में जब हर्षद मेहता ने स्कैम किया, ठीक है, सो कॉल स्कैम जो लोग कहते हैं, तो अभी हम लोग स्कैम की नजर से उसको देखेंगे, ठीक है। बाकी जो पूरी स्टोरी वो आपको मैं बाद में बताऊंगा कभी। तो क्या हुआ कि ग्लोबल मार्केट में इंडिया की मार्केट की थू थू हो गई बिल्कुल, कि भाई इनकी मार्केट में कोई स्कैम कैसे कर सकता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। इसकी मार्केट में कोई स्कैम कैसे कर सकता है इंडिया की मार्केट के अंदर। तो 1992 में बहुत बड़े बड़े जो जितने भी संगठन थे सबने मिल के एक रेगुलेटर, क्योंकि इंडिया के ऊपर कोई रेगुलेटर नहीं था, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे बीएससी के ऊपर, कोई कुछ भी कर सकता था,
ठीक है, कि ब्रोकर के रूल हुआ करते थे वहां पे, जो ब्रोकर ट्रेड करते थे उनके रूल हुआ करते थे। तो 1992 में स्कैम के बाद हमारा जो आया वो आया सीबी 1992 में, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर जितनी भी कंपनियां स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट है ना, वो काम कर रही हैं। ठीक है, इनके थ्रू ही उनको एंट्री मिलती है एनएससी बीएससी के अंदर। जो एनएससी और बीएससी चल रहा है ना, वो इन्हीं के थ्रू चल रहा है। अगर सीबी नहीं रेगुलेट करेगा तो एनएससी बीएससी का कोई अस्तित्व नहीं है मार्केट के अंदर, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो उस टाइम पे हम लोग ने लाया सेंट्रल बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये एक रेगुलेटर है जिसके अंदर डायरेक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर बीएससी और एनएससी काम कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई है ना। अब 1992 में हमारा एनएससी आया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, क्योंकि अब हम लोग को जब सीबी आ गया था तो सीबी ने बोला कि हम लोग को थोड़ा सा ट्रेडिंग और ये सब एडवांस करना है ना। बीएससी थोड़ा सा ओल्ड फैशन हो गया था और हम लोग बहुत ओल्ड ट्रेंड को फॉलो कर रहे थे, तो इसके लिए एनएससी आया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये आया था 1992 में। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हुई कि नहीं, कि भाई हमारा एनएससी कैसे आया और सीबी कैसे आया? एक बार यस लिख दो। ठीक है, हाँ कोई नहीं। देखो, सीबी आ गया, एनएससी आ गया, है ना। अब लोग बोलते हैं कि एनएससी में ज्यादा ट्रेडिंग क्यों होती है और बीएससी में क्यों नहीं होती। देखो, पहली बात तो एनएससी जो था ना, पहले आपने देखा होगा जब स्टॉक में हर्षद मेहता की मूवी देखी थी, तो पहले क्या होता था, ब्रोकर अंदर जाता था, पर्ची लेके शेयर बेचता था, है ना। बीएससी के अंदर ब्रोकर पर्ची में शेयर बेचता था, ऐसे करके भाई इतने का ले लो, इतने का ले लो, वो अंदर ही का काम था। अब हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग को नहीं पता था कि भाई अंदर क्या काम हो रहा है, कितने शेयर में काम हो रहा है, कौन सा शेयर कैसे बढ़ रहा है, बिल्कुल भी नहीं पता था हम लोग को। तो एनएससी ने क्या करा, एनएससी ने थोड़ा सा एडवांस लेवल पे वर्क करा। ठीक है, एनएससी ले आया सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग, समझे। मतलब अब जो भी प्राइस थे 1996 में लाया था सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग, आपको स्क्रीन पे दिखते थे। ठीक है, एनएससी पे आप जाओ, जो भी आपका जो बड़े बड़े ब्रोकर्स हुआ करते थे वो अपने कंप्यूटर पे देखते थे, एनएससी पे पूरा स्क्रीन पे चार्ट आ जाते थे। एनएससी की सक्सेस की वजह ही यही है, क्योंकि भाई एनएससी बहुत ज्यादा आगे रहा है बीएससी से। सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग हो गई, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग हो गई, डायरेक्ट मार्केट एक्सेस हो गया, ये सब एनएससी पहले लाया है। ठीक है, इसलिए लोग एनएससी में ज्यादा ट्रेड करते हैं और एनएससी ज्यादा एडवांस बीएससी से, सिंपल सी बात है। अब देखो यार, ये सारा तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया हमारा, है ना। अब पहली बात तो किसी को अगर से कुछ डाउट है ना, तो एक बार मेरे से माइक खोल के पूछ लो। ठीक है, केवल इस कॉन्सेप्ट में कोई भी आगे नहीं चलेगा। देखो, हमें पता है बहुत से लोगों को बेसिक क्लियर है, लेकिन प्लीज जिनको बेसिक क्लियर नहीं है, जो मार्केट के बारे में नहीं जानते बिल्कुल भी, मैं उनको उनके लिए पहले सेशन कर रहा हूँ। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और आपको मैं एडवांस लेवल पे भी लेके जाऊंगा डेरिवेटिव मार्केट में। ठीक है, तो प्लीज जिसको समझ में नहीं आया वो एक बार अपना माइक खोल के बताए। आ गया सबको? दैट्स ग्रेट। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर हो गया हम लोग को। अब हम लोग बात करेंगे कि भाई डीमेट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और कैसे क्या होता है ना। तो देखो, डीमेट अकाउंट आपका वो अकाउंट है जिसमें आप शेयर लोगे और बेचोगे, है ना। डीमेट अकाउंट आपका वो अकाउंट है। पहले डीमेट अकाउंट केवल ब्रोकर्स को मिलता था, लेकिन अब डीमेट अकाउंट कोई भी एक्सेस कर सकता है। हमें किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए मेरे भाई, इतनी जल्दी आगे आगे ना भागो, आपको खुद आप समझ जाओगे। आपको कभी किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किसमें हमको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। तो मैं जो बेसिक टर्म बता रहा हूँ, प्लीज आप पहले वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, तो आपको इजी होगा। ठीक है, तो देखो, डीमेट अकाउंट ही ऐसी एक चीज जहाँ पे हम लोग शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं। बीएससी में आपको खरीदना है, एनएससी में आपको खरीदना है, वो आप डिसाइड करोगे, किसी से भी खरीदना है ना। लेकिन देखो, आपने शेयर खरीद लिया, अभी हम लोग केवल रफली समझ रहे हैं। जो नेक्स्ट मेरा वेबिनार होगा ना, उसमें मैं आपको अपने डीमेट अकाउंट में ले जाके पूरा बताऊंगा कि जैसे मैं मतलब लगा के बताऊंगा। ठीक है, आपके पास डीमेट है, बहुत अच्छी बात है, तो और अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो देखो, ट्रेडिंग अकाउंट, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। पहले तो हम लोग डीमेट, पहले सबसे पहले देखो, सबसे बड़ी चीज आती है बैंक अकाउंट। बिना बैंक अकाउंट के हम लोग नहीं खोल सकते डीमेट अकाउंट। ठीक है,
बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट के बाद हमारा बनता है डीमेट अकाउंट, ठीक है। डीमेट अकाउंट के अंदर हमारी सारी डिटेल्स फीड होती है, उसी के अंदर हम लोग मतलब काम करते हैं पूरा। लेकिन हम लोग खरीदते बेचते किसमें, वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर है, और डीमेट अकाउंट के अंदर आता है ट्रेडिंग अकाउंट। बहुत बड़ी चीज है, लोगों को यही दो लोगों को समझ ही नहीं आता कि डीमेट अकाउंट और जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, वो अलग अलग होता है एक तरीके से। डीमेट अकाउंट हमारा एक वो है सोर्स, ठीक है, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जो शेयर का लेन देन करेंगे ना, वो अपने ट्रेडिंग अकाउंट में अंदर करेंगे। कभी भी आप ऑप्शन चेंज जब खोलोगे ना, जब स्टार्ट करोगे, तो वो आपकी ट्रेडिंग अकाउंट की एक्सेस मांगता है, जिसमें आपको 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ती है, तब वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट के अंदर। डीमेट अकाउंट के अंदर तो आप काम करोगे, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आप शेयर का लेन देन करोगे। जो मेन आपका पोर्टफोलियो जो पैसा बनेगा वो है, ठीक है। अब देखो, इतना काम होने के बाद अब जब से एनएसई आया, तो स्टॉक मार्केट में मतलब लोगों का वो हलचल बढ़ गई थी 1995 के टाइम पे, मैं आपको बता रहा हूँ क्लियर कट पे। तो इसके बाद एक उन्होंने वो बोला कि भाई हिसाब किताब भी हमको करना है, लोग कितना कमा रहे, सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग आने के बाद कितना हिसाब किताब करना है, तो उनको दिक्कत आती थी, ठीक है। तो उन्होंने एक और डिपार्टमेंट बनाया, इसको भी नोट करना, NSCCL, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी कॉर्पोरेट लिमिटेड, है ना। नेशनल सिक्योरिटी कॉर्पोरेट लिमिटेड क्या करता है, जितना जितना भी आपका 3:30 बजे तक का काम होता है ना मार्केट में, मार्केट ऑन होता है 9:15 से 3:30 तक, ठीक है। जितना भी आपका काम होता है ना, जितना भी आपने पैसा कमाया या लॉस करा, वो सारा हिसाब NSCCL बाद में करता है 3:30 के, ठीक है। NSCCL बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि यही ऐसा टर्म है जो हिसाब किताब करता है। NSCCL आपका जितना भी प्रॉफिट लॉस बनेगा ना स्टॉक मार्केट, सीबी NSE BSE हिसाब नहीं करता कोई भी, ठीक है। NSCCL हिसाब करता है, इतना आप याद रखना, ठीक है। एनसी भाई NSCCL, नेशनल सिक्योरिटी कॉर्पोरेट लिमिटेड, ठीक है। ये आपके सारे फंड्स का हिसाब किताब करता है, जितना भी आपने मार्केट में कमाया या गवाया, ठीक है। ये पूरा आपको स्टेटमेंट बना के आपके जीमेल पे भेज देगा डेली बेसिस पे। तो देखो, NSCCL क्लियर हो गया आपको, NSE क्लियर हो गया, BSE क्लियर हो गया, CB क्लियर हो गया, क्या है क्या नहीं, क्योंकि देखो यार, ये बेसिक टर्म्स है, आप इनको नहीं जानोगे तो आप काम नहीं कर पाओगे आगे, है ना। डीमेट अकाउंट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, सब आपको मतलब क्लियर हो गया है, ठीक है। CB नहीं भाई, CB नहीं है, SEBI, SEBI, CB सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। CB नहीं है, CB है, SIB। अब देखो कभी कभार क्या होता है ना, लोगों को भाई प्रोनाउंसिएशन करने में मतलब समझ नहीं आता, तो हो जाता है कभी, कोई दिक्कत नहीं है ना, धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। तो देखो, इन सब की चीज जरूरी है हमारी लाइफ में, है ना। हम लोग को यही नहीं पता होगा, तो फिर हम लोग ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे, है ना। अब देखो, ये बताओ किसी को कोई डाउट है इस पे। देखो यार, अभी बहुत बेसिक चीज चल रही है, बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन अगर किसी को समझ में नहीं आया तो एक बार पूछ लो कि ये सब चीजों टर्म्स का यूज हम लोग आगे भी करेंगे, बहुत ज्यादा आगे करेंगे। NSE BSE तो भाई कॉमन है, इसके बिना तो ट्रेड ही नहीं होगा, है ना। आप जो भी बाजार में सामान लोगे वो इसी के अंदर लोगे, इसी के अंदर बेचोगे, है ना। तो एक बार बता दो, किसी को कोई डाउट है तो एक बार प्लीज अपना मैसेज में मेरे को बता दें। अभी तक सब क्लियर, ठीक है। देखो, ये तो टोटली बेसिक हो गया कैपिटल मार्केट के अंदर, है ना, कि क्या है, कैसे क्या से हम लोग सही कर रहे हैं, क्या मतलब वो कर रहे हैं, पूरा ये हम लोग बेसिक क्लियर कर चुके हैं अभी। अब हम लोग बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे, ठीक है। मतलब जो हम लोग खरीदते हैं, जो लॉन्ग होती है ना, उसको हम लोग डिलीवरी बोलते हैं, ठीक है। जैसे आज आपने रिलायंस का शेयर खरीदा, 2,000 रुपए प्राइस चल रहा है, अब आपने तो खरीद लिया कि भाई जब ये आगे बढ़ेगा तो मैं बेचूंगा, ठीक है। ये होती है डिलीवरी, आप इसको डिलीवरी में ले रहे हो, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, MTM आता है, डिलीवरी आता है, ATM आता है, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। तो पहले तो हम लोग करना स्टार्ट करने वाले ना बेसिक इन्वेस्टमेंट। देखो इन्वेस्टमेंट बहुत इजी है, ठीक है। सच में नहीं आ रहा है भाई, क्या नहीं आ रहा है भाई, मेरा एक डे का ट्रेडिंग का प्रॉफिट मोर देन 76,000 से ज्यादा है,
क्या नहीं आ रहा भाई? बिल्कुल यार, आप लोग टाइप करके बताओ क्या नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा वो चीज, है ना? क्योंकि बिल्कुल बेसिक क्लियर होना चाहिए पहली बात तो आपको। बेसिक नहीं क्लियर होगा तो फिर प्रॉब्लम होगा बहुत ज्यादा। तो मतलब सब क्लियर है? एवरीवन से शेयर देखो, मार्केट रिस्की उसके लिए है जिसको आता नहीं है, ठीक है? अब जिसको आता नहीं है वो तो बोलेगा ही बोलेगा। हाँ बिल्कुल भाई, मैं नेक्स्ट टाइम अपना स्क्रीन शेयर करके आपको बताऊंगा और खरीद के बेच के बताऊंगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग नेक्स्ट टाइम स्क्रीन पे जाके सीखेंगे। अभी हम लोग बेसिक क्लियर कर रहे हैं तो हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है? तो देखो, जिसको आता नहीं है रिस्की उसके लिए है, जिसको आता है उसके लिए कोई नहीं भाई। मैं आपको बताऊं, मैं अभी आप मेरी प्रोफाइल पे जाना, जो मैंने लास्ट रील अपलोड करी थी ना, उसमें मैंने 76,000 का डे ट्रेडिंग में प्रॉफिट निकाला था। अब आप बताओ रिस्की क्या होता है भाई? 3 लाख के कैपिटल से मैंने 76,000 का प्रॉफिट निकाला था, इन्वेस्ट करके 3 लाख, वो भी एक डे में। कितनी देर में आपको पता है? 2 आवर्स के अंदर। अब आप बताओ ये रिस्की है कि नहीं? ये रिस्की है कि नहीं? देखो, नॉलेज बहुत जरूरी है। अभी हम लोग बहुत बेसिक टर्म पढ़ रहे हैं। मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूँ, अगर आपने पूरा बेसिक समझ लिया। अभी हम लोग कैपिटल मार्केट पढ़ रहे हैं, कैपिटल मार्केट में हम लोग डिलीवरी उठाते हैं, लॉन्ग टर्म होल्डिंग करते हैं। डेरिवेटिव मार्केट हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसमें इंट्राडे करा जाता है, ऑप्शन करा जाता है ना? वो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग सिंपल सी बात है, पहले हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कैपिटल मार्केट में क्या है। क्योंकि देखो, जो डेरिवेटिव मार्केट है ना, जिसपे आप इंट्राडे करते हो, ऑप्शन करते हो, उसका जो स्पॉट प्राइस होता है ना, वो डेरिवेटिव मार्केट से डिफाइन होता है। उसका खुद का कोई प्राइस नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग पहले बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है? बहुत से लोग होते हैं जो डायरेक्ट ऑप्शन सिखाते हैं, है ना? देखो, ऑप्शन टोटली डिफरेंट सिनेरियो। आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो और आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, मैं जानता हूँ, ठीक है? एक दूसरे की नीड नहीं पड़ती, लेकिन मार्केट को नीड पड़ती है एक दूसरे की। हम लोग को करने के लिए नीड नहीं पड़ती है, लेकिन मार्केट को पड़ती है। लेकिन जब तक हम मार्केट नहीं जानेंगे तब तक हम लोग को कुछ भी नहीं समझ में आएगा, है ना? तो इतना सब कुछ हम लोग को पता है कि क्लियर हो गया है, ठीक है? अब बारी आती है कि हम लोग लॉन्ग टर्म शेयर कैसे लें, उसका क्या क्या क्राइटेरिया होता है ना? तो देखो, फंडामेंटल एनालिसिस में लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना आना चाहिए, तभी आप लॉन्ग टर्म डिलीवरी उठा पाओगे, ठीक है? अब ऐसा नहीं, देखो यार, लॉन्ग टर्म डिलीवरी क्या रहती है ना, लोगों को हलवा लगती है कि आज मैंने रिलायंस उठा लिया, 1 महीने बाद 2,000 से वो 3,000 हो गया। अच्छी बात है, हो गया, मार्केट तो भाई ऊपर जाना ही जाना। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप कोई भी प्रीमियम शेयर में लॉन्ग टर्म होल्डिंग करोगे ना, उसको ऊपर ही जाना है टाइम के बाद, वो कभी नीचे रहेगा ही नहीं। डिलीवरी का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल रहता है, प्रीमियम शेयर चुनो और ऊपर, है ना? अब देखो, इतनी अब सबसे मेन चीज फंडामेंटल एनालिसिस क्या है भाई, ये मैं आपको स्क्रीन पे समझाऊंगा फंडामेंटल। अब सबसे मेन चीज, कोई भी शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट कैसे होता है ना? जैसे कोई फलाना कंपनी है, अब ये जोमेटो है, कुछ भी है, ये सब शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट कैसे हुई, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है भाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कौन कौन जानता है आईपीओ के बारे में? आईपीओ कैसे बनता है, आईपीओ कैसे लिस्ट होता है मार्केट के अंदर, ये मैं पूरा बताऊंगा आपको। पहले ये तो आईपीओ कौन कौन जानता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या क्या होती है? नहीं जानते को? आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पहले तो एक बात ध्यान रखना, कंपनी तीन टाइप की होती है, ठीक है? एक तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, एक होती है गवर्नमेंट लिमिटेड कंपनी, एक होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। सबको पता है गवर्नमेंट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है? ये पहले हमको चैट पे बताओ, ये क्लियर है ना? पब्लिक लिमिटेड क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड क्या होता है, गवर्नमेंट लिमिटेड क्या होता है? चीज तो क्लियर होगी आप लोग को कि पब्लिक लिमिटेड क्या होता है ना? कि पब्लिक लिमिटेड नहीं, देखो, नहीं पता। देखो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होता है, आपने देखा कोटक महिंद्रा प्राइवेट लिमिटेड,
ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड मतलब जो उसका ओनर और इन्वेस्टर है ना, केवल कंपनी में उसकी हिस्सेदारी है, बाकी किसी भी जो उसके पर्सनल बंदे हैं, जिसने कंपनी बनाई, जो इन्वेस्टर्स ने वर्क करा है, वो होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है। गवर्नमेंट लिमिटेड कंपनी क्या होता है? गवर्नमेंट हिस्सेदारी, जो गवर्नमेंट की कंपनी, जैसे बीएसएनएल हो गया, ठीक है, और जैसे क्या कहते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। इसका तो पहले बात तो शेयर है, लेकिन वो अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी भी होती है जो गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अंदर चल, ठीक है। और इसके बाद पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है? जिसमें पब्लिक, हमारे जैसे आम आदमी का पैसा लगाओ, वो होती है पब्लिक लिमिटेड। अब मेन कॉन्सेप्ट है पब्लिक लिमिटेड कंपनी का, एक आईपीओ। जैसे मेरी कंपनी है एपिक अचीवर, ठीक है। मेरे को इसका आईपीओ मतलब शेयर मार्केट में इसको लिस्ट करना है, तो मैं कैसे लिस्ट करूंगा, है ना? ध्यान से समझना, अभी मेरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, जिसका ओनर सिर्फ मैं हूँ, सिद्धार्थ ठाकुर, ठीक है, और मेरे पार्टनर जय है। तो हम दोनों के बीच जो पार्टनरशिप डीड है वो प्राइवेट लिमिटेड पार्टनरशिप फर्म पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सिर्फ मेरी और उसकी, और ना गवर्नमेंट और किसी थर्ड पर्सन का कोई रोल नहीं है हमारी कंपनी में। अब मेरे को इसको देखो लिस्ट करना है शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में लिस्ट करने का मतलब क्या होता है कंपनी को? सबसे बड़ी चीज ये ध्यान से समझना आप, कंपनी को चाहिए पैसा, कंपनी के पास, कंपनी अपने नए टारगेट लाना चाहती है, वो इन्वेस्टर के पास नहीं। देखो मैं अपनी कंपनी है, ठीक है, मेरे को अपनी कंपनी को फॉरेन में लॉन्च करना है, मैं चाहता हूँ अमेरिका में लॉन्च करना, ठीक है। अब मेरे पास पैसे नहीं है भाई, मैं अगर बैंक से लोन लेने जाऊंगा तो बैंक मेरा काट देगा, अगर मैं भारी से भारी लोन लूंगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है। अब भाई मैं वो ब्याज बचाने के चक्कर में मैं क्या करूं, मैं अपना आईपीओ लॉन्च करूंगा शेयर मार्केट के अंदर, अपनी कंपनी को पब्लिक लिमिटेड बनाऊंगा। मैं कहूंगा बंदों से, मतलब पब्लिक से, कि आप मेरी कंपनी में पैसा लगाओ और मेरी कंपनी पब्लिक लिमिटेड बनेगी, ठीक है। आप उसमें पैसा लगाओगे आईपीओ लॉन्च होने के बाद। अब आईपीओ लॉन्च कैसे करूंगा मैं पहले जाऊंगा सीबी, पहले मैं सीबी के पास नहीं जाऊंगा अपना आईपीओ लॉन्च करने, मैं पहले मर्चेंट बैंक के पास जाऊंगा, अपना पूरा क्राइटेरिया पूरा करूंगा, जो मेरा क्राइटेरिया है कंपनी का, ठीक है, तो मेरा कंपनी है कि नहीं, है ना? इसके बाद मेरी कंपनी मर्चेंट बैंक वेरीफाई करेगी, फिर एडवर्टाइजमेंट करेगी। आपने देखा होगा भाई बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पे ऐड पे चला था, जोमेटो का आईपीओ खरीद लो या एलआईसी का आईपीओ आने वाला खरीद लो। मतलब एलआईसी अपना कंपनी जो है ना वो शेयर मार्केट में लिस्ट कर रही है, और शेयर मार्केट में कंपनी लिस्ट है ना, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसमें पब्लिक का पैसा लगा है। समझ आ रहा है ना? पहले मेरे को बता दो, कोई डाउट हो तो मैं अभी रिपीट कर सकता हूँ। समझ आ रहा है? पब्लिक लिमिटेड क्या है, मेरे को अपनी कंपनी मतलब जो भी है, मेरे को अपना जो है ना इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो मैं अपना आईपीओ लॉन्च करूंगा। मर्चेंट बैंक ने बहुत दिखाया, मतलब अब सब जगह एडवर्टाइजमेंट करा आपके इंस्टाग्राम पे कि भाई मेरे को चाहिए, मतलब ये आईपीओ आ रहा है एपिक अचीवर, आप खरीद लेना, बहुत तगड़ा रिटर्न आएगा, सब कुछ आएगा। तो आपने क्या करा, आप गए अपने डीमेट पे, आपने लगा दी बोली कि भाई मेरे को चाहिए आईपीओ एपिक अचीवर का, ठीक है। इससे क्या रहेगा, मेरे पास पैसा आएगा, मैं कंपनी को ग्रोथ कर रहा हूँ, है ना? डायरेक्ट बात है, आपने मेरी कंपनी की, मतलब देखो आईपीओ जब आता है तो देखो दो टाइप की मार्केट होती है, एक प्राइमरी मार्केट होती है, एक सेकेंडरी मार्केट होती है। प्राइमरी मार्केट में जब कोई आईपीओ आता है तो वो प्राइमरी मार्केट में जाता है, ठीक है। आईपीओ आ गया है लेकिन वो शेयर में लिस्ट नहीं हुआ है, अभी मार्केट में लिस्ट नहीं हुआ, केवल उसका आईपीओ आया है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब हम पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं वो मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करे, ठीक है। और इसमें याद रखना, इसमें केवल ऐसा नहीं कि आप जितना चाहे उतना खरीद लो आईपीओ, जितना चाहे उतना भी पैसा चाहे लाख 2 लाख लगा दो, ऐसा आईपीओ में कभी नहीं होता। मैं आईपीओ का जो होगा ना, वो मैं आपको बताऊंगा कि आप केवल 16,000, कम से कम आपको 16,000 लगाने, और ज्यादा ज्यादा आप 24,000 रुपए लगा सकते हो मेरी कंपनी में, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, बीच में आप लगा सकते हो, ठीक है। इससे भी बहुत सारी चीजें होती हैं, हम लोग धीरे धीरे आईपीओ के ऊपर एक अलग सेशन लेंगे जिसमें हम आपको पूरा आईपीओ बताएंगे कि इसमें जब आप कोई भी आईपीओ आता है तो उसमें कैसे लगता है। मैक्सिमम टाइम जो 80% आईपीओ होते हैं ना, बहुत अच्छा रिटर्न देके जाते हैं बंदों को, ठीक है। तो इतना सब कुछ हम लोग अभी प्राइमरी मार्केट में लिस्ट है, जहाँ पे हमारे आईपीओ पे हमारी कंपनी के ऊपर लोग पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। आईपीओ लिस्ट हो गया, तो इसके बाद हमारा जो प्राइमरी मार्केट सोच के हम लोग सेकेंडरी, 1 हफ्ते का टर्म हुआ कि 1 हफ्ते का टाइम है आपको आईपीओ पे लगाना है, ठीक है।
एक हफ्ते बाद आपने आईपीओ खरीदा, रिजल्ट आएगा कि आपको आईपीओ मिला कि नहीं। अब आईपीओ कैसे मिलता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये मैं आपको बता रहा हूँ ना कि एक हम लोग अलग सेशन रखेंगे आईपीओ के ऊपर, जिसमें पूरा आईपीओ के बारे में बताएंगे। ठीक है, अभी आप बेसिक समझो आईपीओ होता क्या है। कोई भी कंपनी जिसको पैसा चाहिए वो अपना आईपीओ निकालती है शेयर मार्केट के अंदर। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, वो पहले मर्चेंट बैंक के पास जाएगी, बात करेगी, मर्चेंट बैंक उसको लोन देगा। लोन इन द सेंस वो नहीं कि उसको पैसे कैसे देगा, मर्चेंट बैंक उसकी सहायता करे, कितना कैपिटल कम है। ठीक है, इस पे इनडायरेक्टली मर्चेंट बैंक का बहुत फायदा होता है, इसलिए मर्चेंट बैंक फायदा करता है। हम कोई लोन लेने नहीं जा रहे मर्चेंट बैंक का, मर्चेंट बैंक एक तरीके से हम लोग की हेल्प करता है, क्योंकि उसके उसका भी कुछ शेयर का परसेंटेज बन जाता है हम लोग के साथ। ठीक है, आपने हमारा आईपीओ लिया, एक हफ्ते बाद आपको आईपीओ मिल गया, तो इसके बाद हम लोग सेकेंडरी मार्केट में जाएगा, जहां पे आपको ऑन स्क्रीन उसके रेट दिखेंगे। ठीक है, एपिक अचीवर का जो शेयर है वो 24 रुपए से खुल गया है मार्केट के अंदर, सेकेंडरी मार्केट। हाँ भाई, आईपीओ में लॉस होता है, बहुत बार भी होता है, लेकिन ज्यादा नहीं होता मैक्सिमम। अगर आपके पास एनालिस्ट अच्छा है, आपने आईपीओ के बारे में स्टडी करना है भाई। मैं बोल रहा हूँ ना कि आईपीओ कैसे चुनते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आईपीओ में कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे बड़ी बात आती है, देखो हम लोग पहले तो हम लोग को, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा, हम मेरी कंपनी है एपिक अचीवर, हम प्राइवेट लिमिटेड, हमको चाहिए पैसा, हम बैंक के पास जा नहीं सकते क्योंकि बैंक ब्याज लेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मेरा शेयर मार्केट में लिस्ट करेंगे। अब ऐसे तो लिस्ट होगा नहीं, तो क्या हम जाएंगे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास कि भाई मेरे को अपना आईपीओ निकालना है, आप मेरे को करवा दो, वो नहीं देगा। मर्चेंट बैंक जाएगा आईपीओ के पास, वो पहले डिटेल लेगा मेरी कंपनी की, बैकग्राउंड देखेगा, पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करे कि मेरा आईपीओ, मेरी कंपनी मतलब शेयर मार्केट में लिस्ट होने के लायक है कि नहीं, है ना। वो होने के बाद मतलब मर्चेंट बैंक प्रमोशन करेगा, हम नहीं प्रमोशन करेंगे, सारा काम मर्चेंट बैंक का है। ठीक है, वो प्रमोशन कर रहा है। इसके बाद आईपीओ हमारा जो है ना लॉन्च होगा, आएगा, डेट आएगी आईपीओ की, 21 मार्च को मेरा आईपीओ लॉन्च हो रहा है। आ गई 21 मार्च, तो वो शेयर मार्केट में नहीं लिस्ट हो रहा है, वो अभी शेयर मार्केट की प्राइमरी मार्केट में लिस्ट हो रहा है। ठीक है, प्राइमरी मार्केट में आप आईपीओ खरीदते हो, जब आईपीओ लॉन्च हो जाता है, आपको मिल जाता है, तो वो सेकेंडरी मार्केट में जाता है। और एक बात याद रखना, इसमें बहुत से बेसिक टर्म आते हैं आईपीओ खरीदने और बेचने में, अगर आपको वो आता है ना, तो मैं कहता हूँ एक इन्वेस्टर केवल आईपीओ से पैसा निकालता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या होती है, आईपीओ कैसे खरीदा जाता है और कैसे मिलेगा आईपीओ। बहुत से लोगों को तो आईपीओ मिलता ही नहीं है, तो वो कहते हैं भाई जाओ यार ये क्या हो गया, आईपीओ तो मिला ही नहीं, है ना। तो बहुत सारी चीजें आती है इस पे, लेकिन अभी तो हम लोग को सिंपल सी बात है, जितना कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया, ठीक है, वो आपको क्लियर हुआ कि नहीं, एक बार मेरे को प्लीज बता दो चैट में। मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ ये चीज, एक बात याद रखना, अगर आपको बेसिक क्लियर हो गया ना, जो ऑप्शन चेन है ना, बंदा केवल ट्रेडिंग करके 2 घंटे 3 घंटे, भाई बहुत से लोग हैं पता है, उनका कोई प्रोफेशन नहीं है, वो डॉक्टर इंजीनियर कुछ नहीं है, सुबह मार्केट खुलता है, 2 घंटे लैपटॉप उठाते हैं, 50-60 हजार निकालते हैं और चलते बनते हैं अपना, समझे। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये फील्ड ऐसी है ना, कोई भी कंपनी आपको नहीं देगी, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग। मैं यहाँ पे कोर्स नहीं बेचने बैठा हूँ, पहली बात तो आपको, मैं यहाँ पे आपको केवल नॉलेज दे रहा हूँ कि क्या है, और ये कॉम्पिटिटिव लेवल की नॉलेज है। यहाँ पे आप यूट्यूब वीडियो पे जाओगे, इतना क्लियरली कोई भी नहीं समझाएगा, है ना। ये बात है, आईपीओ क्लियर हो गया, बीएससी क्लियर हो गया, एनएससी क्लियर हो गया, सबको सब कुछ क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है ना। ठीक है, अच्छी बात है। अभी आज हम लोग ने देखो जितना भी समझा वो बेसिक टर्म से समझा है, सिंपल सी बात है ना। बिल्कुल बेसिक समझा है कि आईपीओ कैसे आता है, क्योंकि देखो ये सब नॉलेज आपको आनी चाहिए। भाई देखो आईपीओ चुनने, आईपीओ आपको लेना आना चाहिए, रिस्क किसी में नहीं होता यार। देखो सीखने की बात है, तुमको आता है कि नहीं ये मैटर करता है। अब मेरे को आता है, मेरे से पूछो रिस्क कितना है, मैं ऐसे नहीं बता सकता, मैं जब खरीदूंगा तो मैं बताऊंगा भाई, मैं क्यों बताऊं भाई, मेरा लॉस है उसमें, अच्छी बात है ना भाई, है ना। तो कोई बात नहीं, मजाक कर रहा है, मैं आपको ये सब क्लियर करूँ कि आईपीओ खरीदा, देखो नॉलेज बहुत बड़ी चीज है, बिना नॉलेज के आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो शेयर मार्केट को गैम्बलिंग कहते हैं ना, दुनिया के सबसे